नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, इस वक्त मैं पटना में हूं और मेरे साथ इस वक्त सुपर एक्सक्लूसिव में इंटरव्यू के लिए मौजूद है भाकपा माले के विधायक, बिहार के चर्चित विधायक, यानी कटिहार जिले के बलरामपुर से लगातार दूसरी बार विधायक और बिहार विधानसभा में अपने पार्टी के दल के नेता भी हैं। मैं बता दूं, कल बिहार जो है काफी चर्चा में था, चूंकि बिहार में बिहार विधानसभा का कल बजट सत्र का शुरुआत हुआ। पहले दिन महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण हुआ। उससे पहले यानी विधानसभा परिसर में एक जबरदस्त हंगामा हुआ। प्रवासी मुद्दों को लेकर लेफ्ट के विधायकों ने हाथ में जंजीर पहनकर अपना कड़ा विरोध जताया और काफी चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में लेकर, इसकी काफी चर्चाएं और मेन स्ट्रीम मीडिया के खूब जोरों शोर से इस खबर को चलाया जा रहा है। तभी मैंने सोचा कि आज मैं इस मुद्दे को लेकर क्यों ना महबूब साहब से बात कर लूं, जो कम्युनिस्ट के चर्चित विधायक है और विधानसभा में बड़ी मजबूती से कोई भी बात रखते हैं। इनकी जो मांगे होती हैं, जिस तरह से विधानसभा में अपनी बात रखते हैं, सारे बुद्धिजीवी लोग जो बिहार के हैं वो बड़ी गौर से सुनते हैं। महबूब जी, सबसे पहले तो न्यूज टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद। आपने मुझे खोज के निकाला, इसके लिए धन्यवाद। सर, कल काफी हंगामा हुआ विधानसभा परिसर में और आप उसमें मुख्य रूप से समझे तो आप उसका नेतृत्व कर रहे थे। हाथ में जंजीर पहनकर आप लोग प्रवासी मुद्दों को उसके खिलाफ जो मामला हुआ है उसको लेकर अपना विरोध जता रहे थे। तो आखिर आप लोग ये संदेश देना क्या चाहते हैं? ये संदेश ये है कि बेरोजगारी का मुद्दा है। देश अपनी जनता को रोजगार दे नहीं पा रहा है। सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। ऐसे अंतरराष्ट्रीय फिनोमेना के तहत लोग रोजगार की तलाश में अंतरराष्ट्रीय देशों में जाते हैं। ये एक फिनोमेना है, ये पारंपरिक घटना है, ये कोई अपराध की श्रेणी में उसको नहीं ला सकते। तो पेट की आग को बुझाने के लिए, अपने बाल बच्चे की परवरिश के लिए हजारों किलोमीटर दूर में जाके वो रहते हैं, लांछित जिंदगी जीते हैं। तो किसी को ये गवारा होगा, लेकिन पेट तो पेट है। तो वो गए, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, उन्होंने डकैती नहीं की, उन्होंने चोरी नहीं की, कोई हीनस कोई क्राइम नहीं किया। ऐसी हालत में जब आप की सरकार का उस सरकार के साथ अच्छा संपर्क है, जब उन्होंने कहा कि मैं प्रवासी मजदूरों को निकालूंगा अवैध जो रूप से यहाँ आए हैं, तो आपको वेलकम करना चाहिए कि भाई अपना जहाज से अपने लोगों को सम्मानजनक ढंग से यहाँ लाना चाहिए। उनको जिस तरह से हथकड़ी पहना करके, पाँव में बेड़िया पहना करके, आज की तारीख में इंडियन पेनल कोड के तहत और सीआरपीसी के तहत भी किसी अपराधी को भी आप हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं जब तक उसके भाग जाने की गुंजाइश ना हो। कोर्ट इजाजत देता, उसको हथकड़ी आप नहीं लगा सकते हैं। और जिस तरह से हथकड़ी लगा के भेजा, हमारे देश की संप्रभुता का चुनौती है, हमारा जो स्वाभिमान है उसकी चुनौती है। और आज तक एक बयान नहीं, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी वहां गए और उनके जाने के बाद भी दूसरी खेप के साथ वही उन्होंने ट्रीटमेंट किया। इसलिए अच्छा, जो छोटे छोटे देश है दक्षिण अमेरिका के, जिन्होंने कह दिया कि मैं ऐसे किसी भी जहाज को लैंड नहीं करने दूंगा और मैं अपने देश की जनता को अपने जहाज से लाऊंगा ससम्मान। इसलिए हमारा था कि उन प्रवासी मजदूरों के प्रति मेरा सम्मान भी व्यक्त करना था, वो नकारात्मक नहीं था हथकड़ी। हम भी हथकड़ी से बंधे हुए हैं, आपके प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं। साथ साथ सरकार के जो घुटना टेकू नीति है, जो ट्रंप के सामने इन्होंने घुटना टेक दिया, इसके खिलाफ देश जवाब देगा और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लोग बिहार विधानसभा के परिसर में एक तरफ इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो है वो तो ट्रंप के साथ गले से गले मिल रहे हैं अमेरिका में। ये तो उन्होंने तो विरोध नहीं जताया। देखिए, ये बेशर्म प्रधानमंत्री, इसको शर्म ही नहीं है। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लेकर के देश में राज कर रहे हैं। अब जनता ऐसा ऐसा समझ रही है। कल हम लोग की महाजुटान है। हम चाहते हैं कि देश का मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं है, ये भाईचारा का देश है, गंगा जमनी तहजीब का देश है। अमीर खुसरो पर कल बड़ी बयानबाजी कर रहे थे, तो अमीर खुसरो का देश में, रस खान के देश में, आप कबीर के देश में जो इस तरह से कर रहे हैं, जो आप 700 साल तक जो सूफी संतों का ये जो देश है, जिन्होंने इस देश को मजबूत किया, गंगा जमनी तहजीब को मजबूत किया, भाईचारा मजबूत किया, पूरी दुनिया में इसकी साख बनी हुई है। और उसको सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम से, अब बताइए, मुसलमानों का आप सर्वे कर लीजिए, पर 1000 में गरीबी है, पर 100 में नहीं।
पर 1000 में गरीबी है, पर 100 में नहीं। ऐसी हालत में अब देश समझने लगा है ये मुद्दा नहीं चलेगा, इसलिए महाजुटान कल है हमारा। जब बिहार बदलो महाजुटान, आप लोगों ने इसका नारा दिया और आपका ये शीर्षक है और लेफ्ट के बैनर के तले ये रैली का आयोजन है, तो क्या मैं इस चीज को मानूं कि आप लोगों ने 2025 का शंखनाद कल से करने जा रहे हैं? बिल्कुल 25 का शंखनाद है, और हमने कहा है कि निश्चित रूप से हमारी पार्टी इसका नेतृत्व कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे मुद्दों के साथ जिनकी भी एकजुटता है, आम जनता की, जो किसी पार्टी को बिलोंग करते हो, आप आए और देखिए कि नीतीश कुमार किस तरह से हृदयहीन है, निर्मम है। 50 रुपया प्रतिदिन के मानदेय पर रसोईया से आप काम लेते हैं साहब। आप प्रेरक को आपने हटा दिया, शिक्षक का दर्जा क्यों नहीं देते? अगर शिक्षक का दर्जा नहीं दे सकते हैं तो किरानी का दर्जा दीजिए, रात्रि प्रहरी का दर्जा दीजिए, लेकिन सरकारी सेवा का मान्यता आप देंगे? आशा रसोईया का क्या सवाल है? आप देखिए ये बदहाल है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि देखिए हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, मुद्दा रोजगार का है, मुद्दा आर्थिक स्थिति का है, और मुद्दा जो है भाईचारे का है। इसी को लेकर के हमारी पार्टी ने महाजुटान किया, और देश भर से पूरे सेंट्रल लीडर आएंगे। हाँ, पूरे देश से सेंट्रल लीडर आएंगे। दीपंकर भट्टाचार्य जी हमारे महासचिव इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और हजारों किलोमीटर की पैदल यात्राएं उन्होंने की, सीमांचल भी में उन्होंने किया। इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना लड़ाई लड़ रहे हैं, इतना जमीन पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को मात नहीं दे पा रहे। नहीं, बीजेपी को मात दे देंगे। बीजेपी हिली हुई है। अभी दिल्ली में देखिए क्या हिल गई बीजेपी। आप दिल्ली में तो धोखा दे रहे हैं ना आप। अरे आपको पाखंड के खिलाफ लड़ना है, स्टेट का क्या काम है? सच्चाई के साथ लोगों को रूबरू करना, अंधविश्वास को दूर करना, ये आपका काम था। आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, आप पाखंड फैला रहे हैं। आप चाहे हुकूमत अच्छी रहे या खराब रहे, 700 साल के हुकूमत का दौर को आपने इतिहास से निकाल दिया, तो महाराणा प्रताप महान कैसे बनेंगे? किसी जालिम के खिलाफ तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, शानदार दिलेरी उसने दिखाई, जंगल में रह के घास की रोटी खाई। किसके खिलाफ? किसके जुल्म के खिलाफ? तो ये नहीं चलेगा। देखिए सर, एक मामला जो है उर्दू के लेकर काफी चर्चा है पिछले कई दिनों से। एक स्टेट के मुख्यमंत्री ने बजाते विधानसभा के पटल पे इस बात को बोल दिया कि क्या उर्दू पढ़ा के कठमुल्ला बनाना चाहते हो? तो महबूब आलम क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए उर्दू जो भारत में है, जिसकी पैदाइश है, भारत में इसकी पैदाइश है, और उर्दू के बहाने मुसलमान को निशाना कर रहा है खुद। तो क्या ये कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों का ही भाषा है? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने रामानंद सागर की जो रामायण देखी है? आपको मालूम है उनकी पढ़ाई लिखाई? रामानंद सागर साहब, मुंशी प्रेमचंद उर्दू के बहुत माहिर। वो तो अभी आम जनता की नजर में हम करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी उर्दू में लिखी गई है। रामानंद सागर फारसी में एमए थे। राजेंद्र सिंह बेदी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू, ये उर्दू के स्कॉलर थे। राजेंद्र प्रसाद की पढ़ाई लिखाई की जो शुरुआत हुई, बिस्मिल्लाह कह के उनको अलीफ पढ़ाया। ये तो पढ़ाई लिखाई से इन लोगों का मतलब है नहीं, इनको तो अंधविश्वास फैलाना है। गालिब जैसी शख्सियत, रूमी जैसी शख्सियत अंतरराष्ट्रीय पैमाने में, उर्दू भारत की जुबान है, पाकिस्तान की भी जुबान नहीं है। ये पाकिस्तान की तो बलूच है, पंजाब है, सिंध है, लेकिन चूंकि बलूच पंजाब और सिंध की जो एकजुटता, इंटीग्रिटी करने के लिए उसने उर्दू को इंपोर्ट किया। हिंदुस्तान की जबान है ये, और खूबसूरत जबान है, स्वीट ऑफ हियरिंग, फिट फॉर ऑडिटरी। मैं बोल रहा हूं बिहार विधानसभा में, अरे मुस्लिम पे सितम करके उर्दू पे कर्म क्यों? उर्दू का शेर बोल करके अपनी तकरीर को दिलचस्प बनाने चाहते हो भाजपा के लोग, थोड़ा शर्म भी करो। लगातार जो है एक खास समुदाय को लेकर चर्चाएं रहता है। वक्फ बोर्ड का मामला बहुत तेजी से चल रहा था, जेपीसी में वो विचाराधीन है, उसमें चर्चाएं हुई। तो क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है, ये चीज जो गवर्नमेंट का एक स्टैंड है कि इसको समाप्त करके, और उसमें सिर्फ मुस्लिम लोग ही उसके अधिकारी क्यों रहेंगे? सबको रखा जाए और महिलाओं को भी रखा जाए? इस तरह वो बात नहीं। हर समुदाय के अपने अपने अधीन में उनका जो है ट्रस्ट है, उनका जो है उनकी संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं। आप देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, इन जो स्टेट्स में 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है उसके पास।
तो वक्फ का मुसलमानों का जो अपना मेंटेनेंस है, आपका मस्जिद है, मदरसा है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है और इमाम बाड़ा है, इन तमाम चीजों की रखवाली वक्फ बोर्ड की तरफ से करते हैं। और वक्फ को बड़े बड़े जो महान लोग थे उन्होंने वक्फ को डोनेट किया। ये किसी व्यक्ति की जमीन नहीं है। उनका मानना है, जो मुसलमान है उनका मानना है, ये द स्टेट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गॉड, ये अल्लाह की जमीन है। तो आप उसको निशाना बना रहे, उनकी सारी परिसंपत्तियां छीन लेंगे तो वो जाएगा कहाँ? उसकी पहचान खत्म करना चाहते हैं आप, उसकी आइडेंटिटी खत्म करना चाहते हैं। बड़ी संस्था है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, रेलवे और डिफेंस के बाद जो है वक्फ के पास 9,40,000 एकड़ के लगभग। हाँ, 9 लाख एकड़ है, लेकिन 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन लोगों ने कहा 9 लाख वर्ग किलोमीटर। अरे 8 लाख वर्ग किलोमीटर आबादी टेरिटोरी है पाकिस्तान की, लेकिन कंफ्यूज किस तरह से करा रहे हैं? हमने कहा ना, ये 3 स्टेट की मैं बात कर रहा हूं कि हिंदू जो एंडाउमेंट एक्ट है उसके तहत ट्रस्ट में 10 लाख एकड़ जमीन है, वो तो है ही, इनके पास भी है। इनका मेंटेनेंस कैसे होगा? इनका जो धार्मिक रिचुअल्स है, इनकी जो फेथ है, इनकी जो आस्था है, इनका जो ट्रस्ट पूजा पाठ का जो तरीका है, कब्रिस्तान है, तो इनके लिए है, कोई व्यक्तिगत तो है नहीं। और वो भी संपत्ति तो सरकार की संपत्ति है। महबूब जी, 26 तारीख को बिहार बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 7 नए लोगों ने मंत्री पद का शपथ लिया, जिसमें 7 विधायक बीजेपी से हैं। तो क्या लगता है महबूब आलम इसको किस रूप से ले रहे हैं? चर्चाएं तो है कि चुनाव को ध्यान रख के ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। बीजेपी घबरा गई है, कैसा लगता है? वो हिल गई है। तो लगातार चुनाव जीत रही है पूरे हिंदुस्तान में। चुनाव जीत रही है। अब देखिए ना, उरूजे आदमे अंजुम से खाकी सह में जाते हैं, उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। अब जो हम लोग जो लेफ्ट कर रहे हैं, इससे सहमा हुआ है वो, अब उपाय नहीं है। 2025 में बदलाव होने जा रहा है। ये बड़ी ताकत के रूप में हमारा बदलाव होगा, बड़ी ताकत के रूप में। हुकूमत, आप लोग का परफॉर्मेंस 2020 में काफी अच्छा था। लेफ्ट जो भी सीट पे चुनाव लड़ी, ज्यादातर सीट आप लोगों ने जीत कर दिया। तो क्या इस बार ज्यादा सीट मांगा जाएगा गठबंधन? बिल्कुल मांगा जाएगा, सम्मानजनक सीट मिले सबको, ताकि हम सरकार बनाए, हम देश का रहनुमाई करें, पूरे देश का, पूरे विश्व में हमारी पहचान हो। वो गौरवशाली जो अतीत था हमारा देश का, हिंदुस्तान का और बिहार का, जो अशोक का, सम्राट अशोक का ये बिहार है, ये नालंदा का बिहार है, ये महावीर का बिहार है, ये गौतम बुद्ध का बिहार है, ये करेगा रहनुमाई। और जयप्रकाश नारायण का बिहार है, मौलाना मजरुल हक का बिहार है। खुदीराम बोस ने फांसी का फंदा गले में लिया और शहीद पीर अली शहीद हुए। बाबा कुंवर सिंह ने हिंदुस्तान 1857 में सबसे पहले अपने जो रियासत को आजाद कराया तलवार के बल पर। तो वो देश, वो बिहार है। उस गौरवशाली अतीत के लिए हमने जो महाजुटान शुरू किया है, कल आइए, लाखों लोग जुटेंगे उसमें, लाखों लोग का उम्मीद है आइए। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही फिर से 2025 फिर से नीतीश। दिलीप जायसवाल ने कहा है, वो भी सीमांचल से ही आते हैं, उन्होंने कहा है कि भाई फिर से एनडीए नीतीश के नेतृत्व में ही सरकार बनाएगी। नीतीश कुमार जी को तो ब्लैकमेल कर रहे हैं वो लोग, कब्जा लिया है नीतीश कुमार जी का मानसिक स्वस्थता पर सवाल। एनडीए चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेगी 25। लड़े भाई, हम कहते हैं लड़िए ना, लेकिन अब एनडीए का वो क्रेज नहीं रहा। अब हमारी सरकार बनेगी, एकदम डंके की चोट, बिल्कुल डंके की चोट पर हमारी सरकार बनने जा रही है। सर, बलरामपुर की जनता आपको काफी प्यार करती है और आपका जो सादगी वाली जिंदगी, एक एमएलए होकर पूरे बिहार में इसकी चर्चाएं होती है। तो सर, इसके बारे में क्या करेंगे? और बलरामपुर के लिए और कुछ क्या करना बाकी रह गया है जो नेक्स्ट रिपीट होता है तो उसमें इस काम को प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, बलरामपुर में जो सड़कों का अभी हमको कामयाबी मिली है। बलरामपुर विधानसभा के लिए RWTC 78 सड़क जो है पास किया गया है, स्वीकृति मिली है और कटिहार जिला में हाईएस्ट है। बलरामपुर में स्वास्थ्य सेवा तो चूंकि सरकार ही वैसी है, चरमरा गई, कहीं हेल्थ केयर है नहीं, तो ये तमाम चीजों पर। बाढ़ का समस्या बताया जाता है कि वहाँ बाढ़ की समस्या, वहाँ महानंदा फेज 2 के तहत महानंदा को बांधने की जो परियोजना है वो नाकाम परियोजना है। हम लोग सोचते हैं कि बाढ़, महानंदा के क्षेत्र में बाढ़ एक वरदान है, वहाँ कटान समस्या है। महानंदा से जो गांव का कटान हो रहा है, उन कटान रोधक काम सरकार को करना होगा। सर, लगातार बलरामपुर से आप दूसरी बार एमएलए बने हैं। हम 4th टाइम विक्ट्री है मेरी बलरामपुर से। बलरामपुर से मेरी 4थी विक्ट्री है।
अच्छा, और पांचवी विक्ट्री इसलिए है कि मेरा छोटा भाई भी बलरामपुर से 2005 से लेकर 10 तक जीता हुआ था, अच्छा, जीते हुए थे। हम लोग की फिक्स विक्ट्री है। अच्छा सर, बलरामपुर की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बलरामपुर की जनता का लाख लाख शुक्रिया, उन्होंने मुझे प्यार दिया बेशुमार। बलरामपुर की जनता के लिए ये जान कुर्बान है, और बलरामपुर के विकास के लिए जिस हद तक मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा और कोशिश करूंगा। और बेशुमार प्यार दिया है जनता ने, और बलरामपुर की जनता को अपने विश्वास में लेना चाहता हूं कि इसी तरह से आप हम पर विश्वास करें तो बलरामपुर का नाम पूरे जिस तरह से बिहार में रोशन हो रहा है अभी, तो पूरे हिंदुस्तान में भी इसका नाम रोशन हो रहा है। विकास की गंगा बह रही है वहाँ, और बहेगी, उसका निर्माण प्रक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त मेरी बात जो है महबूब आलम, जो भारतीय कम्युनिस्ट माले के विधायक हैं और बिहार विधानसभा में विधायक दल के नेता भी हैं, और कटिहार के बलरामपुर से विधायक हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2025 में डंके की चोट पे बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। इस तरह का इंटरव्यू और खबर देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। नमस्कार।